क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि एथिक्स इज़ नॉट कंसर्न विद ऑल ऑफ अ पर्सनस एक्शन बट ओनली विद दोज बेस्ड ऑन फ्री विल। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होना बल्कि केवल संकल्प स्वातंत्र्य पर आधारित कर्मों से होता है। मतलब बेसिकली फ्री विल का जो कंसेप्ट है वो उसको टेस्ट कर रहा है। उसके बाद कथन के संदर्भ में अरस्तु की नीति मीमांसा के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ एरिस्टोटल एथिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि देखो एथिक्स में कोई भी एक्शन मॉरल या इमोरल उसे तभी बोला जाता है जब वो किसी भी कंट्रोल, किसी ऐसे एजेंट के कंट्रोल में ना हो, मतलब किसी कोई इन्फ्लुएंस ना हो उसके ऊपर एक्सटर्नल। ठीक है, एरिस्टोटल जो है अपने एथिक्स में क्लैरिफाई करते हैं कि सारे जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो फॉल नहीं करते मॉरल इवैल्यूएशन के स्कोप में, और उनके अनुसार जो एथिक्स का फोकस है वो फ्री विल पर है और वॉलेंट्री एक्शंस पे है। क्या वॉलेंट्री क्या कर रहे हो, जब आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज़, अगर वो चूज़ नहीं कर सकता है अपने एक्शंस को तो उसकी कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, फिर मेन बॉडी पे आते हैं तो वॉलेंट्री वर्सेस इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो एरिस्टोटल जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस में ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका जो सोर्स होता है वो एजेंट के विद इन होता है और पर्सन जो है वो डिसीजन बनाता है सरकमस्टांसेस को जानते हुए। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिकली वो अवेयर होता है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, तो और साथ ही साथ में उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, वो वॉलेंट्री वो चीज़ करता है। तो ऐसे में ऐसे एक्शंस को हम प्रेज कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, मतलब इवेलुएट कर सकते हैं। फिर आएगा इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि अनैच्छिक कर्म। इसमें क्या होगा, ये जो एक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर में, यानी कोअर्शन में, दबाव में, या फिर इग्नोरेंस में। ठीक है, अज्ञानता में। तो एरिस्टोटल जो है कंसिडर नहीं करते किसी भी पर्सन को मॉरली रिस्पॉन्सिबल अगर वो इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहा है। चॉइस एंड डेलिबरेशन, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो चॉइस है ये सिर्फ डिज़ायर नहीं होती लेकिन एक रैशनल डिज़ायर होती है, यानी कि एक तर्क संगत इच्छा होती है। और जो डेलिबरेशन की यानी विमर्श का प्रोसेस होता है कोई भी एक्शन लेने से पहले, वो प्रूव करता है कि जो पर्सन है उसके पास ऑप्शन थे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑफिसर जो है वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी होते हैं जब वो कोई भी डिसीजन बनाने के लिए फ्री होते हैं। तो चॉइस ऑफ डेलिब्रेशन। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, तो किसी भी चीज़ की अति जो है उसके अतिवादी जो सोच है उसके खिलाफ है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है इनकी डॉक्ट्राइन बोलती है कि दो एक्सट्रीम के बीच का जो मार्ग होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए करेज इज़ अ वर्च्यू, जो कि कॉवर्डाइस और रेकलेसनेस के बीच में आता है। फिर इससे ये पता चलता है कि मध्यम मार्ग का जो चुनाव व्यक्ति अपने विवेक और स्वतंत्रता से ही कर सकता है, यानी कि मध्यम मार्ग कोई भी तभी अपनाएगा जब उसका जो विवेक है और उसकी जो स्वतंत्रता है वो इंश्योर हो पाएगी। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर, तो एरिस्टोटल आर्ग्यू करते हैं कि हमारे हैबिट्स जो बनते हैं ये तभी बनते हैं रिपीटेडली जब हम फ्री चॉइसेस बनाते हैं, और ये जो हैबिट्स होती हैं यही हमारा कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। मोरालिटी एक कोई सिंगल एक्ट नहीं होती है, लेकिन ये एक बहुत व्यापक टर्म होता है, और अगर पर्सन जो है फ्री नहीं है अपनी एक्शंस को, गुड एक्शंस को चूज़ करने के लिए, तो वो वर्चुअस नहीं बन सकता। प्रैक्टिकल विजडम, तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप फ्री विल को यूज़ करना चाहते हो, यानी कि मतलब जो व्यवहारिक बुद्धि अनिवार्य होती है अगर आप फ्री
विल को एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है, ये वो कैपेसिटी होती है जिसमें कोई भी पर्सन ये डिसाइड कर पाता है कि किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में उसके जो एक्शंस हैं वो ठीक है या नहीं है, उसे करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हम रेलेवेंस पाएंगे कि रेलेवेंस क्या है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, ठीक है, और बहुत एक गलत एक्ट परफॉर्म करता है अपने सुपीरियर्स के द्वारा फोर्स होने के बाद, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर था उसके ऊपर, ठीक है, तो एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उनके पास फ्री विल था ही नहीं चूज़ करने का, समझ रहे हो। और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में ये बोला जाता है कि उनकी जो मतलब जो आधुनिक प्रशासनिक नैतिकता है उसके अंदर जो अवैध आदेश होते हैं, यानी कि जो इलीगल ऑर्डर्स होते हैं, उसको आप ओबे करने से मना भी कर सकते हो, रिफ्यूज़ भी कर सकते हो, और ये भी फ्री विल का पार्ट है, ठीक है। अब इसको आप कंक्लूड कैसे करोगे कि एरिस्टोटल के एथिक्स ये इस्टेब्लिश करता है कि जो फ्रीडम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदर है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल तभी हो पाओगे जब आप फ्री रहोगे, ठीक है, किसी भी एक्ट को करने के लिए। और अगर ह्यूमंस जो है मशीन की तरह एक्ट करते हैं तो मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए मोरल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, एक मोरल सोसाइटी के लिए और एक मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कंडीशंस बनाएं जिसमें इंडिविजुअल्स अपने फ्री विल को एक्सेस कर पाएँ। वो कैसे करेंगे, जब उनकी कंसाइंस और फ्रीडम ऑफ विल को हम रिस्पेक्ट करेंगे विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर ऑन देम। क्वेश्चन 2 है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट बाय सोक्रेट्स। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, आप सुकरात के इस कथन की व्याख्या कैसे करेंगे। तो इंट्रोड्यूस आप करोगे कि देखो सोक्रेट के अकॉर्डिंग जो मेन डिफरेंस है ह्यूमंस के बीच में और एनिमल्स के बीच में, ये कैपेसिटी है उनका रीज़न और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं एनिमल्स के पास, वो तर्क और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन वाली चीज़ नहीं है। और व्हेन सोक्रेट सेज, जब वो सोक्रेट बोलते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, उनका कहना यही है कि लाइफ जिसका कोई पर्पस नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और साथ ही साथ में सिर्फ सांस लेना और अपने मटेरियल प्लेजर्स का उपभोग करना, ठीक है, तो यही ज़िंदगी नहीं है, ये लाइफ नहीं है। और रैदर आप जो है ट्रुथ और नॉलेज की खोज नहीं करते। फिर मेन बॉडी पे आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड मॉरल क्लैरिटी। तो देखो, जब आप एग्ज़ामिन करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, क्वेश्चन करोगे कि बिलीव्स को, एक्शन को, पर्पसेस का, तो अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएं रूल्स को जो सोसाइटी हम पे थोप रही है, तो हम सिर्फ एक मशीन या फिर एक जानवर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सोक्रेट्स के हिसाब से नॉलेज वर्च्यू है, समझ रहे हो, नॉलेज जो ज्ञान है वो सद्गुण है, और सेल्फ एग्जामिनेशन जो है ये एक ऐसा तरीका है कि पर्सन जो है अवेयर हो सकता है, इससे सेल्फ एग्जामिनेशन से ही वो अवेयर हो सकता है, सॉरी थोड़ा बीच में दिक्कत हो गई थी, ऑफ देयर इग्नोरेंस विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्वायरिंग नॉलेज। मैं लगातार बोल रही हूँ तो मेरे गले में थोड़ा अभी दिक्कत चल रही है, बीच बीच में रुक जाती हूँ। फिर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज अ पब्लिक सर्वेंट और अ सिटीज़न, जब हम अपने डिसीजंस को एग्ज़ामिन करते हैं तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, ठीक है, कि अगर हम ये करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। और कोई ऐसी लाइफ जो हम विदाउट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जिएंगे, ठीक है, अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होके, ठीक है, प्रेजुडाइजेज और साथ ही साथ में अंध विश्वासों से घिरे रहकर, तो इससे क्या होगा, हम पर्सनल लेवल पर और सोशल लेवल पर, दोनों लेवल पर हमारा पतन तय है। फिर इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़। तो
अगर एक अच्छा कार्य जो है परफॉर्म किया जाए एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर, तो ये जो है ये भी ट्रूली मॉरल नहीं होगा। समझो इस बात को। अगर मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ लेकिन उसमें भी मेरे पास प्रेशर है, तो हम उसको भी इवेलुएट नहीं कर पाएंगे कि ये मॉरल है या इमोरल है, और वो ट्रूली मॉरल है ही नहीं। क्योंकि मोरालिटी तभी जन्म लेती है जब इंडिविजुअल जो है एग्जामिन कर पा रहा है अपने इनर सेल्फ को, अपने एक्सपीरियंसेस को, है ना, और जस्ट एक्ट कर पा रहा है। फिर है रेलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अनएग्जामाइंड अप्रोच जो है, इससे करप्शन और इनसेंसिटिविटी फैलती है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको कॉन्स्टेंटली एनालाइज करना होता है कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, तो वो सही में पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस का पार्ट है। उसको आप कंक्लूड कैसे करोगे कि देखो, सोक्रेट्स का जो आइडिया है वो इंस्पायर करता है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो कॉन्शियस मॉरल एंटिटी बने, यानी जागरूक नैतिक इकाई बने, है ना, बजाय कि वो सिंपली एक मॉब मेंटेलिटी का पार्ट बन जाएं। और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें हम्बल बनाएगा, हमें विनम्र बनाएगा, और साथ ही साथ में क्योंकि ये हमें अवेयर भी करता है हमारे लिमिटेशन से, कि क्या क्या हमारी लिमिटेशन है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। और सोक्रेट्स ने बोला था खुद ही कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वो बहुत सेल्फ एग्जामिनेशन में बिलीव करते थे, और उन्होंने खुद को भी बहुत किया। इसीलिए कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन, क्वेश्चनिंग, और जो ट्रुथ की खोज है, यानी कि जो सत्य की खोज है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक अगर आप मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहते हो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन थर्ड कि कैन द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ड्यूटी ओवरराइड कंपैशन, एवर ओवरराइड कंपैशन। क्या अगर आप अपनी ड्यूटी से बहुत उसका जो कर्तव्यों का कठोर पालन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो कंपैशन को ओवरराइड कर दे, कंपैशन के ऊपर निकल जाए? इसको हमें एनालाइज करना है कांत फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो क्या कर्तव्यों का कठोर पालन कभी करुणा पर हावी हो सकता है? कांत के नैतिक सिद्धांत और लोक प्रशासन के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो देखो, एथिक्स के फील्ड में जो क्वेश्चन है कि वेदर जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, क्या इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होनी चाहिए इंडिविजुअल फीलिंग्स और कंपैशन पे, ये हमेशा एक डिबेट का पार्ट रहा है। और जो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत है, उनकी थ्योरी के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक विच एम्फसाइजेज एब्सोल्यूट एडहेरेंस टू रूल्स रादर देन कॉन्सिक्वेंसेज और इमोशन। ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक में आपको एब्सोल्यूटली अपनी ड्यूटी से अडहर करना पड़ता है। और इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल बेस्ड गवर्नेंस इज़ एसेंशियल। रूल बेस्ड जो गवर्नेंस है वो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसके अंदर सेंसिटिविटी लैक कर दोगे, उसके अंदर इमोशन, फीलिंग्स, कंपैशन नहीं होगा, इमोशंस नहीं होंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बन जाता है। ठीक है, फिर मेन बॉडी देखते हैं। तो कांत की जो मॉरल थ्योरी है, द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है, यानी कि निरपेक्ष आदेश, इसको हमें बताना होगा। देखो, कांत के अकॉर्डिंग जो मोरालिटी होती है वो हमेशा इमोशन पे बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कंपैशन, लव, मर्सी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी मोरालिटी हमेशा इमोशंस पे बेस्ड हो, लेकिन रीज़न और ड्यूटी पर भी होती है। इन्होंने प्राइमेसी दी ड्यूटी को। कांत के हिसाब से, कांत के अकॉर्डिंग, पर्सन अगर किसी को मदद करता है कंपैशन की वजह से, तो उसको प्रेज़ मिल जाएगी, बट उसको मॉरल तभी कहा जाएगा जब उसको ड्यूटी के रूप में किया गया हो। समझ रहे हो? नैतिक तभी कहलाएगा जब वह विशुद्ध रूप से कर्तव्य बोध से किया गया हो। रूल ऑफ यूनिवर्सैलिटी, कांट ये कहते हैं कि रूल्स जो है इसको फॉलो किया जाना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। और अगर पब्लिक सर्वेंट कोई रूल तोड़ते हैं कंपैशन की वजह से, तो वो बेसिकली जो सार्वभौमिकता है
नियम की उसको नष्ट कर रहे हैं। एनालिसिस इसका किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बैलेंसिंग स्ट्रिक्ट एडरेंस टू रूल्स एंड कंपैशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बेनिफिट क्या है इसके स्ट्रिक्ट एडरेंस के? देखो, अगर हम अपनी ड्यूटीज़ से अडर करते हैं, हम ड्यूटीज़ को कर्तव्य पालन करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं सच्चाई से और ईमानदारी से, तो क्या होता है कि इससे फेयरनेस आती है, नो डाउट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। एंड रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन है वो भी बना रहता है, और इससे नेपोटिज्म और करप्शन जैसी जो समस्याएं हैं वो भी कम होती हैं। डेंजर्स ऑफ ओवरराइडिंग कंपैशन, ठीक है, यानी कि किस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ड्यूटी का कंसेप्ट है, अगर स्ट्रिक्ट एडरेंस टू ड्यूटी हो रही है तो कैसे वो कंपैशन यानी कोरोना पर हावी होता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्यूटी वाला कंसेप्ट रिजिड हो जाता है और ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है तो ये इनह्यूमेन भी हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके अंदर वो मानवीय जो अंश हैं वो घट जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बहुत बुज़ुर्ग महिला है और उनको जो है राशन के लिए मना कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो टेक्निकली वहाँ पे करेक्ट है, अगर रूल्स के हिसाब से उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, किसी की राइट टू लाइफ भी जा रही है हमारे सामने और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ पब्लिक सर्विस, द अल्टीमेट गोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल ये नहीं है कि रूल्स को अवॉइड करें, रूल ऑफ लॉ ही बना रहे, ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट एंड है वो मीन्स है। रूल ऑफ लॉ इज़ अ मीन्स, लेकिन एंड क्या है? एंड है पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर को पाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि हम स्पिरिट ऑफ लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हम पब्लिक सर्विस को अपने प्रायोरिटी में रखें, और उसके लिए हमें कंपैशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इमोशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कंक्लूड हम कैसे करेंगे कि ड्यूटी और कंपैशन शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। और कांत का जो प्रिंसिपल है ये ज़रूरी है डिसिप्लिन और इम्पार्शियलिटी के लिए। लेकिन एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसको कंपैशनेट रैशनैलिटी, ये देखो कीवर्ड आप यूज़ करो, कंपैशनेट रैशनैलिटी, ठीक है, यूज़ करनी चाहिए। और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन होना चाहिए रादर देन मैकेनिकल, ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे रूल्स जो हैं फॉलो किए जाएं कंपैशन के साथ और सोसाइटी के मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन के साथ, ठीक है। और एरिस्टोटल जो है के वर्ड्स में है कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल इक्वली इज ट्रू जस्टिस, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 है कि जॉन रॉल्स एम्फसाइज्ड जस्टिस एज फेयरनेस, एनालाइज हाउ दिस प्रिंसिपल कैन बी यूजफुल फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन बैलेंसिंग वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जॉन रॉल्स का जो जस्टिस का कंसेप्ट था, ठीक है, वो हमें टेस्ट करा जा रहा है उसको। तो उनकी फेमस बुक जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसने डिफ़ाइन किया कि जस्टिस को फेयरनेस, कि जस्टिस जो है वो फेयरनेस है। और उनका ये बिलीव था कि जो सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमेशा इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहना चाहिए कि वो सबके लिए फेयर रहे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग जब रूल्स को डिटरमाइन किया जाता है, रूल्स ऑफ जस्टिस जब डिटरमाइन किए जाते हैं तो इंडिविजुअल को अनअवेयर होना चाहिए अपने सोशल स्टेटस, कास्ट, क्लास और एबिलिटीज़ से, ताकि वो सबका इंटरेस्ट जो है उसको कंसिडर कर पाएँ। मेन बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है संसाधनों का, वो एक मेजर चैलेंज हो जाता है गवर्नमेंट के सामने। तो रॉल्स की थ्योरी कैसे यूज़फुल हो सकती है? सबसे पहले डिफरेंस प्रिंसिपल। तो रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल था ये क्या कहता था कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़
तभी एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, यानी सामाजिक आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार्य की जा सकती हैं जब वह लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट कर रही हों। जैसे कि जब हम एफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, when government official allocate budget or resources they can use this principle to prioritize basic education, health, nutrition, ठीक है। फिर फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये जो प्रिंसिपल है इंश्योर करता है कि जो पोजीशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन रहें सबके लिए, ठीक है। एज अ पब्लिक सर्वेंट जो इससे क्या होगा, ये बायस को प्रिवेंट करेगा, यानी कि जो एक झुकाव होता है उसको प्रिवेंट करता है पॉलिसी मेकिंग में टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति कोई झुकाव ना हो, इसको इंश्योर करता है। और एक बैलेंस बनाता है मेरिट और सोशल जस्टिस में, ठीक है, यानी कि योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन स्थापित करता है। फिर है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो पब्लिक सर्वेंट्स जो है अक्सर करके फेस करते हैं डायलेमास, जैसे कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट या फिर कॉरपोरेट इंटरेस्ट वर्सेस ट्राइबल राइट्स। जैसे हम देखते हैं, जैसे अभी आप इसमें अरावली वाला एग्जांपल देख सकते हो, वेस्टर्न घाट वाला देख सकते हो, ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके तब देख सकते हो। तो रील ऑफ इग्नोरेंस यूज़ करके ऑफिशियल्स क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल सकते हैं जहाँ उन्हें नहीं पता है कि वो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट बनाने आए हैं या वो प्रोजेक्ट का क्या विज़न लेकर आए हैं, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर अनबायस तरीके से एग्ज़ामिन करें और ऐसा डिसीजन ले जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और एथिकल होना चाहिए, ठीक है। प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रॉल्स की थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है डिग्निटी, एक दूसरे की जो डिग्निटी है, यानी कि एक दूसरे की डिग्निटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन आप यूटिलिटेरियन अप्रोच रखो जिसमें आप बोलते थे कि मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। उससे ज़्यादा आप इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में सोचिए, ठीक है। और ये प्रिवेंट करेगी अथॉरिटीज़ को ताकि वो माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट को, राइट्स को डिसरिगार्ड ना करें और वल्नरेबल ग्रुप्स जो है उनकी भी वेलफेयर पे ध्यान दें, साथ ही साथ में सोशल जस्टिस को इंश्योर कर पाएँ। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में हम बताएंगे कि देखो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का सिद्धांत एक नैतिक दिशा निर्देश यानी एथिकल कैंपस की तरह काम करता है, जो कि गवर्नमेंट का एथिकल कंपस होता है बेसिकली। और इससे क्या होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक एफिशिएंट मैनेजर नहीं, लेकिन एक जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि कुशल प्रबंधक के रूप में सामने आते हैं, जो प्रायोरिटाइज करते हैं पब्लिक मोरालिटी को यानी सार्वजनिक नैतिकता को और सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को, ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं वो सोशल जस्टिस और पब्लिक मोरालिटी को। तो ऐसे आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। ये आपके चारों क्वेश्चंस हो गए।